So let us start with new chapter, that is semiconductor devices. अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि सेमीकंडक्टर का बेसिक थ्योरी आपने 11 में सीखा था. So you have learned basic theory of semiconductors in 11th standard, and now we will go ahead with devices which are based on semiconductors. For example, कौन कौन से devices है which are based on semiconductors? For example, light emitting diode, solar cell, transistors, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये लेजर लाइट जो ये भी सॉलिड स्टेट है. तो वी विल लर्न डिफरेंट डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स. बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके. वी विल बेसिकली स्टार्ट विथ रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड का जो सेमीकंडक्टर का बेसिक था. पहले हम लोग वो रिवाइज करेंगे एक्सट्रीमली क्विकली. तो रिमेंबर, सेमीकंडक्टर्स इस चैप्टर में सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है. तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक है सेमीकंडक्टर. तो इवन बिफोर वी स्टार्ट ये क्लासिफिकेशन करने से भी पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए. सॉलिड्स में इंटरनल अरेंजमेंट क्या होता है एटम्स का, ये पता होना चाहिए. तो इन केस ऑफ सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, उसको बोलते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इज वेरी स्मॉल. तो ऐसा एक अरेंजमेंट है इनसाइड सॉलिड. तो मोर और लेस इट इज पीरियोडिक अरेंजमेंट. atoms are very close to each other, और क्योंकि atoms are very close to each other, hence the force of attraction between two atoms is very strong. That is why solid has a definite shape and definite volume. अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे काम में आएगा, इसके लिए पता होना चाहिए. तो यू शुड नो कि इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है, डेफिनाइट है, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम क्या है, वेरी स्मॉल है. देन सॉलिड का स्टडी करना है, तो सॉलिड का स्टडी करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. फॉर एग्जांपल, आपने सॉलिड पे फोर्स लगा दिया, तो सॉलिड ने उस फोर्स को कैसा रिस्पॉन्ड किया, उसको आप बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आप इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. तो व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल है, इस पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने बॉडी का शेप कर दिया चेंज, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. जैसे ही मैंने फोर्स निकाल दिया, दिस बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. इसका मतलब बॉडी है इलास्टिक. तो अगर आप सॉलिड का स्टडी करना चाहते हो तो आप फोर्स भी लगा सकते हो. तो हाउ डज अ सॉलिड बिहेव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये एक अलग चैप्टर है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. बेसिकली आप एक सॉलिड को हीट भी कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स व्हेन हीटेड दे एक्सपांड, और जब आप उनको कूल डाउन करते हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, श्रिंक होते हैं. इसको आप स्टडी करते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में. यहाँ पे हम लोग सॉलिड्स को स्टडी करेंगे व्हेन यू ट्राई टू पास करंट थ्रू इट. तो अगर ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास हो गया, तो उसको आप बोलते हो कंडक्टर. और अगर ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट पास नहीं हुआ, उसको आप बोलते हो इंसुलेटर. आप इन केस ऑफ कंडक्टर यू से दैट द कंडक्टिविटी इज हाई. कितना हाई? तो 10⁻7 के ऑर्डर में आता है. रेजिस्टिविटी इज लो, 10⁻⁻7 के ऑर्डर में आता है. इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी इज हाई एंड कंडक्टिविटी इज लो. अब बेसिकली आइडिया ये है कि कंडक्टर, व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑल लाइज, द रीजन लाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैलेंस शेल, जिस एलिमेंट के, जिस एटम के लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जिसका वैलेंसी 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ऐसे मटेरियल्स दे आर नॉर्मली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बिकॉज ये 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे आर नॉर्मली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इनका ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा होता है. Since they are away from the nucleus, they are loosely bound to the nucleus, and since they are loosely bound to the nucleus, they can become free easily.
तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, एक या फिर दो या फिर तीन, इनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से दे आर लूजली बाउंड, क्योंकि लूजली बाउंड है तो दे कैन बिकम फ्री इजीली। और जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन हो वहां पे कंडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसकी वैलेंसी या 5 होती है या 6 होती है या फिर 7 होती है, और ये 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, और इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में इतना ज्यादा एनर्जी लगता है कि समटाइम्स मटेरियल मेल्ट हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे कंडक्शन नहीं है, इसलिए ये बैड कंडक्टर्स है। और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में एक मटेरियल जिसने हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, एंड व्हेन आई से लाइफस्टाइल, तो इसने लाइफस्टाइल चेंज किया है हमारा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा, शायद पता होगा, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर बना था 1980s में, 81 82 में, उसका साइज इस रूम जितना था। उसमें एक 32 MB का रैम था, और रैम का साइज ये फर्नीचर जितना था, 32 MB। और अगर आपको 32 MB के रैम को कहीं लेके जाना है तो कमर्शियल फ्लाइट यूज करने पड़ते थे, 32 MB। क्योंकि तब तब तक सेमीकंडक्टर्स का हमको इंफॉर्मेशन नहीं था, तब तक सेमीकंडक्टर पे सफिशिएंट रिसर्च नहीं हुआ था। तो जहां 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 भी तुम कंपोनेंट यूज करोगे, जैसे कंप्यूटर में, उस टाइम के कंप्यूटर में जो कुछ भी यूज किया था वो बना था कंडक्टर से, और जहां कंडक्टर होता है वहां क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जहां रेजिस्टेंस होता है वहां क्या होता है, हीटिंग होता है, जहां हीटिंग होता है वहां क्या लगता है, कूलिंग सिस्टम लगता है। इसलिए साइज बढ़ जाता है, बिकॉज हीटिंग है। पहली बात तो हीट को डिसिपेट करने के लिए ज्यादा एरिया लगता है, तो साइज बढ़ गया। दूसरा, कूलिंग सिस्टम लगता है तो साइज बढ़ गया, साइज के साथ वेट बढ़ गया। 32 MB, रिमेम्बर। अब आपके पॉकेट में आप मोबाइल लेके घूमते हो जिसमें रैम ही 8 GB का होता है, इंटरनल मेमोरी तो अलग बात है, 256, 512, 1 TB, वो अलग चीज है। तो नाउ सेमीकंडक्टर्स की वजह से यू कैन यूज मोबाइल फोन्स। ये लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी ट्यूबलाइट, ये सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे कम करंट यूज करके ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। ये लेजर लाइट जिसको पॉइंटर के लिए यूज करता हूँ मैं, ये भी एलईडी है। ये जो मेरे पास एक एम्पलीफायर है, उस पे रेड कलर का इंडिकेटर लाइट है, वो भी एलईडी है। ये वाईफाई राउटर पे एक ग्रीन लाइट है, वो भी एलईडी है। आपकी गाड़ी का इंडिकेटर लाइट भी एलईडी है, आपकी गाड़ी के ब्रेक लाइट्स भी एलईडी है, ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स भी एलईडी है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, दे आर ऑल बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। मोबाइल फोन में सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर्स, मोर और लेस हर जगह पे। आप जो स्मार्ट वॉच पहन के घूमते हो उसमें भी सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हैज मेड a lot of impact on your life, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी सेमीकंडक्टर्स आल्सो। अब ये सेमीकंडक्टर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सिंपल सा रीजन है। जैसे कंडक्टर के केस में वैलेंसी था 1 2 या 3, और इंसुलेटर के केस में था 5 6 और 7। ये ऐसे मटेरियल है जिनका वैलेंसी होता है 4, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, बहुत कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री इजीली, ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना इजी नहीं है, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन 4 अगर वैलेंसी है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, मतलब आप इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हो। आप इसको कंडक्टर भी बना सकते हो, आप इसको इंसुलेटर भी बना सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी ये कंडक्टर से ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी, ये ये कंडक्टर से कम होता है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट फाइंड्स अ लॉट ऑफ applications in day-to-day life and also in many different places. अब बिफोर वी स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एक चीज दिमाग में फिट कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में कितने,
4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इज 4, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। नाउ बिफोर वी गो अहेड, और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब ये एनर्जी बैंड्स क्या है वो देखते हैं। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। लेट अस से हमारे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे एटम का। सो वी हैव एटम। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल मैं 2 ही ऑर्बिट ड्रॉ करूंगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इमेजिन एक एटम है जिसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे ऑर्बिट में लेट अस से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी होगा, लेट अस से 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ऑर्बिट के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होगा या नहीं होगा? सेम होगा। ओके, क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हमको शो करना है ऐसा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम है, और कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट। तो मैं इसको बोलूंगा E1, मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2, और दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली क्या था? सेम। तो एक लाइन पे 2 डॉट दिखा देंगे, मतलब ये इस लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उन दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, और पांचों के पांचों का एनर्जी क्या है? सेम है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपके पास सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, और पांचों के पांचों का एनर्जी सेम। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ये ट्रू भी है, ये फॉल्स भी है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जब एटम आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड एटम मतलब जब इस एटम के सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं है, उस केस में ये सही है। उस केस में अगर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा, उस केस में। हाँ, राइट। अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है। दूसरे ऑर्बिट में 5 है तो पांचों एनर्जी क्या है? सेम है। लेकिन जब जब एक मटेरियल बनता है, बल्क सब्सटेंस बनता है, तो डेफिनेटली एक सिंगल एटम तो उसमें होता नहीं है। उसमें होते हैं 10⁻18 10⁻19 एटम्स इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास एक मटेरियल आ गया फॉर एग्जाम्पल, उस मटेरियल में एक सब्सटेंस बना लिया हमने, उस सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स एक साथ आ गए। तो वापस से आई विल ड्रॉ ओनली 2 ऑर्बिट्स। मैं फिलहाल समझाने के लिए सिर्फ 2 ही ऑर्बिट्स का हेल्प लूंगा, बाद में देखेंगे बाकी के ऑर्बिट्स। तो अगेन आई विल टेक द सेम केस। हमारे पास एक एटम था जिसके पहले ऑर्बिट में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑर्बिट में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब बल्क सब्सटेंस बनेगा, मतलब बल्क में बहुत सारे एटम साथ में आके एक मटेरियल बना देंगे, तो उस केस में क्या होता है? क्लोज पैकिंग। इसलिए मैंने बोला आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। व्हाट हाउ आर एटम्स अरेंज्ड इनसाइड अ सॉलिड? दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो यू विल सी ये जो एटम्स है, दीज एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने वाला है यहाँ पे, तो टेंशन मत लो उसका, वो रहेगा, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग दिखेगा यहाँ पे। तो जब सब्सटेंस बना, बहुत सारे एटम्स साथ में आए, बहुत सारे एटम्स साथ में आने से एक चीज हुई, हर एक इलेक्ट्रॉन का, लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन ओनली फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स की बात बाद में करेंगे हम लोग। जब तक एटम आइसोलेटेड था, उस केस में देखो क्या था, अगर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है? सेम है। एनर्जी कौन डिसाइड करता है? फोर्स। फोर्स कौन डिसाइड करता है? डिस्टेंस और चार्जेस। तो अगर मैं पहले ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो दोनों का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है? सेम है। तो फोर्स भी क्या है? सेम है, 1/4πε0q1q2/r²। तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। तो बोथ ऑफ देम विल हैव सेम एनर्जी।
दैट इज हमने क्या किया, हमने एक एनर्जी लेवल ड्रॉ किया, उस पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, इसका मतलब दोनों का एनर्जी इज एग्जैक्टली सेम। क्लियर। बट जब एक मटेरियल बना, बल्क मटेरियल, तो अगर आप कोई भी फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ले लो, लेट अस टेक एनी फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पे, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का सराउंडिंग है और इस फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज का सराउंडिंग है वो सेम नहीं है, या फिर इसका जो चार्ज सराउंडिंग है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज सराउंडिंग का मतलब एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में अलग अलग डिस्टेंस पे चार्जेस होंगे, तो दूसरे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के, अभी तक सेकेंड ऑर्बिट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, दूसरे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में जो चार्जेस है वो अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों, ये दोनों क्या थे, पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन दोनों का फोर्सेस सेम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस इज दे आर डिफरेंट, दोनों के सराउंडिंग में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है, तो दोनों पे फोर्स अलग होगा, तो दोनों का एनर्जी सेम होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब जो सिचुएशन पहले था दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम था, अब नहीं है। तो अब क्या है, अब एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है लेकिन सेम नहीं है का मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट है, देयर इज स्मॉल शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीलियम का भी एटम ले लूं, तो हीलियम के एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -13.6 z² बाय n²। अगर आप हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की बात करो तो n की वैल्यू कितनी है 1, z कितना है 2, 2² इज 4, 4 into 13.5 is 54.4, बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का, हीलियम का, मैं सिंप्लीफाई केस ले रहा हूँ हीलियम, मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूँ हीलियम, एक्चुअली वो सॉलिड्स में होता है, हीलियम तो गैस है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे हीलियम के लिए ऐसा, हीलियम के लिए नहीं, सॉलिड्स के लिए होता है वो, बराबर। तो उस केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन का, एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 54.4 है, तो दूसरे का 54.399 है, और एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी 54.401 है, कोई और है 54.402 है, कोई और है 53.3998 है, तो एनर्जीज अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का ही था लेकिन एनर्जीज क्या है, स्लाइटली शिफ्टेड है। क्यों, क्योंकि सब पे फोर्स सेम नहीं लग रहा था, तो सबका एनर्जी भी सेम नहीं होगा, तो देयर विल बी स्लाइट स्लाइट शिफ्ट इन एनर्जी। तो ये जो स्लाइट स्लाइट शिफ्ट इन एनर्जी हुआ, ये सारे सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स ने एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको आप बोलते हो बैंड। क्या बोलते हो इसको, बैंड। तो ये पहले ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एक बैंड बना लिया, उसको बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी बैंड, या तो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। आइसोलेटेड एटम के केस में आप लेवल्स की बात करते हो, जब बल्क सब्सटेंस बनता है तो आप बैंड्स की बात करते हो। बैंड, they are set of energy levels slightly shifted because each first orbit electron was experiencing small difference in force। तो small difference in force होने की वजह से slight change in energy, hence you have a band। Similarly ऐसा ही सेकेंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी करेंगे फिर, तो सेकेंड ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनका भी स्लाइट एनर्जी में शिफ्ट होगा, तो वो क्या बना लेंगे, सेकेंड बैंड। ऐसा करते करते तो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको आप वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो, वो भी क्या करेंगे, एक बैंड बनाएंगे जिसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी एटम टू एटम डिपेंड करेगा ना। हाइड्रोजन में तो पहला ही शेल वैलेंस शेल होता है, हीलियम में पहला शेल वैलेंस शेल होता है, उसके बाद लिथियम में दूसरा शेल वैलेंस शेल होता है, तो डिपेंड्स। सोडियम की बात करोगे तो थर्ड ऑर्बिट इज वैलेंस ऑर्बिट, तो हमको पता ही नहीं ना कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट है, तो क्या नाम दे दिया, वैलेंस बैंड दे दिया। यहाँ तक क्लियर। तो जब सॉलिड्स की बात करोगे, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, तो हम लोग एनर्जी लेवल्स यूज नहीं करते वर्ड्स, हम यूज करते हैं बैंड्स। अब
एज यू सेड, आप में से किसी ने बताया, ये जो लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं फॉर कंडक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन से ऑर्बिट से आता है? वैलेंस ऑर्बिट से आता है। इसका मतलब अगर मैं एटम की बात करूं, तो एटम में जो इनर शेल्स है, जो इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, तो एटम्स में देर आर इनर शेल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन। सपोज मेरे पास ये जो दो शेल्स दिखा देता हूं मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमको जो कंडक्टिविटी मिलेगा वो पहले और दूसरे ऑर्बिट से मिलेगा क्या? नहीं। इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और कोर डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके लिए हम जब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये कोर हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कोर से आते ही नहीं है। कहाँ से आते हैं? वैलेंस शेल से आते हैं। वैलेंस शेल मतलब वैलेंस बैंड से आते हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड एनर्जी बैंड हमारे किसी काम का नहीं है। हम बात करेंगे वैलेंस बैंड की। तो जहां पे भी आप सेमीकंडक्टर का थ्योरी देखोगे, वहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो ही आपको नाम सुनाई देंगे। अब ये कंडक्शन बैंड क्या है? जी, अगर एक ही एटम होता, तो फिर मैं बता सकता था कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ तो इस एटम के वैलेंस ऑर्बिट से फ्री हुआ, क्योंकि एक ही एटम था। लेकिन लेकिन जब मटेरियल बनता है, तो आपके पास 10⁻16 17 एटम्स है। तो उस केस में अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर आप बता तो सकते नहीं हो ना कि देखो एग्जैक्टली ये वाला इलेक्ट्रॉन उस एटम से आया। और 10⁻16 17 एटम से तो तुम बता नहीं सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से आया, राइट? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। अब किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी नहीं था, इनका भी सेम एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? फ्री टू मूव है। लेकिन कहाँ मूव हो रहा है? मटेरियल के अंदर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के बाहर निकल जाता है। ये ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये फ्री है। किससे फ्री है? खुद के एटम से फ्री है। लेकिन ये कहाँ पे है? मटेरियल के अंदर। और मटेरियल के अंदर क्या करेगा? ये घूमता रहेगा। तो किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का, मान लो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक टाइम इंस्टेंट पे हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या बनेगा फिर? बैंड बनेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हो तुम? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाएंगे उसको क्या बोलोगे? कंडक्शन बैंड। तो इनका भी एक बैंड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलोगे कंडक्शन बैंड। तो क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। यहां तक क्लियर? तो हियर ऑनवर्ड्स, जैसे ही सेमीकंडक्टर्स आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो अब आप सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई तो करोगे, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, लेकिन नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, बट बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का जो टॉप है, और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इन दोनों में जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको? बैंड गैप, या फिर एनर्जी गैप, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये सारे एक ही वर्ड्स है, एक ही चीज के लिए है। बैंड गैप इज द मोस्ट यूज्ड वर्ड। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप। अब मटेरियल कंडक्टर है या मटेरियल सेमीकंडक्टर है या मटेरियल बैड कंडक्टर है, ये डिसाइड होगा बैंड गैप पे। तो अगर 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर है, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, उस केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, तो कंडक्टर के केस में
ये जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों में गैप है ही नहीं, ये ओवरलैपिंग है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे कंडक्टिंग मटेरियल में आपको हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर छोड़ देना, जिसको आप एब्सोल्यूट जीरो बोलते हो, एब्सोल्यूट जीरो पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। किसमें फ्री नहीं होते? कंडक्टर्स में नहीं होते। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फ्री। इसका मतलब कंडक्टर्स में 0 केल्विन को छोड़ के किसी भी टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर आपको लेना है वो टेम्परेचर, उस पे हमेशा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब क्या? मतलब मतलब कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे आर ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में है at every temperature except for 0 Kelvin, right? करेक्ट। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स, अभी तक तुम क्या बोल रहे थे? कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो। अब क्या बोलोगे? कंडक्टर्स आर मटेरियल इन विच देयर इज नो बैंड गैप, मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। फिर अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स यहां पे बैंड गैप होता है ज्यादा। The difference between top of valence band and bottom of conduction band, it is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जीज मेजर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे बैंड गैप क्या है? ज्यादा है। बैंड गैप ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस बैंड से फ्री नहीं होता। अगर आप इसको सिंगल एटम के लिए इमेजिन करोगे, सिंगल एटम के लिए इमेजिन करोगे, तो सिंगल एटम के लिए इमेजिन करोगे तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस शेल से बाहर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए तो फिर हम बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्या करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, मतलब वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जाने में? कंडक्शन बैंड में लेके जाने में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। तो इंसुलेटर्स इसके लिए कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उधर उस केस में कंडक्शन बैंड खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक कंडक्शन नहीं मिलता। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे बैंड्स क्यों बोले? क्योंकि मेरे पास जब मटेरियल बना बल्क में, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, समझो। तुम बता ही नहीं सकते ना कि कौन से एटम से आया। जिस किसी एटम से आया, उसके कौन से ऑर्बिट से आया? वैलेंस ऑर्बिट से। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? वैलेंस बैंड से आया। कहाँ गया? तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब मटेरियल क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब मटेरियल क्या करेगा? कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैंड गैप भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली दिस इज वेयर सेमीकंडक्टर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे ना ओवरलैप है ना गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप है मॉडरेट। तो यहाँ जो बैंड गैप है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मतलब आप इसको हायर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन करवा सकते हो, और लोअर टेम्परेचर पे आप इसको बैड कंडक्टर बना सकते हो। इसका मतलब हम हमारे हिसाब से इसके प्रॉपर्टीज को अल्टर करेंगे। हम चाहेंगे तो इसको बैड कंडक्टर बनाएंगे, हम चाहेंगे तो इसको कंडक्टर बनाएंगे। तो वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, और ऊपर से हम इसका बैंड गैप भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। और बैंड गैप चेंज करने से बहुत कुछ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया था आपको, ये एलईडी, ये व्हाइट लाइट देता है। व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करोगे तो 7 कलर मिलते हैं। कितने? 7। और ये लेजर लाइट रेड कलर दिखा रहा है, ये भी एलईडी है। और वो ग्रीन कलर का जो लाइट है वो भी एलईडी है। ट्रैफिक सिग्नल के जो रेड, येलो और ग्रीन होते हैं वो भी एलईडी होते हैं। सीसीटीवी कैमरा में जो छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं जिसमें से आपको कुछ दिखता नहीं है क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो भी एलईडी है। तो सिर्फ बैंड गैप चेंज करने से तुम वेवलेंथ चेंज कर सकते हो। सिर्फ बैंड गैप चेंज हुआ तो वेवलेंथ चेंज हुआ, वेवलेंथ चेंज हुआ तो कलर चेंज हो गया।
मतलब सेम मटेरियल विथ लिटिल बिट ऑफ इम्प्योरिटी, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, तो यू कैन प्रोड्यूस violet, you can produce indigo, you can produce blue, you can produce green, you can produce yellow, orange, red, infrared, ultraviolet कर सकते हो प्रोड्यूस। तो दैट इज व्हाई इट इज सो पावरफुल। छोटा छोटा चेंज कर दिया, हो गया। और दूसरी चीज, ये स्टर्डी होते हैं, ये बाकी लाइट सोर्सेस जैसे नहीं है। ट्यूबलाइट क्रैक पड़ गया, गया, काम नहीं करेगा। टंगस्टन बल्ब, ऊपर का ग्लास कवर टूट गया, काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इसको तुम ऊपर का कवर निकाल दो फिर भी काम करेगा। ये एलईडी का ऊपर का जो केसिंग है वो निकाल भी दोगे तो भी लाइट आएगा उसमें से। अब अब हम एग्जैक्टली हमको देखना है कि हाउ हाउ कम वी कैन चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले वी विल सी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको आप बोलते हो प्योर सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने 11th स्टैंडर्ड में पहला टाइप देखा था। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहला टाइप जो आप देखते हो उसको बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये भी होता है प्योर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और नॉर्मली एज आई टोल्ड यू, सेमीकंडक्टर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो बेस्ट मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द टू बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स। देन पहले हम एक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। तो मैंने अभी अभी स्टार्ट जब किया था तो मैंने बताया था सॉलिड के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पीरियोडिक होता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इज सेम। टू सक्सेसिव एटम्स में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो मान लो ये एक एटम है, इमेजिन दिस इज वन मोर एटम, दिस इज वन मोर एटम। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज एटम्स इज सेम, मोर और लेस। यहां तक क्लियर? तो जब सॉलिड बनेगा, और ये जो मैं ब्लू कलर के स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं, हर एक स्फीयर पता है क्या है? ये सिलिकॉन का एटम है। क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो जर्मेनियम होगा या तो सिलिकॉन होगा। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, सिर्फ सिलिकॉन, कोई और नहीं दिखेगा। ऑल ऑफ देम आर सिलिकॉन, ऑल ऑफ देम आर सिलिकॉन। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, व्हाट इज द वैलेंसी? 4। मतलब हर एक सिलिकॉन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो each silicon atom has 4 valency. दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये समझेगा तो ही आगे जाके आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर वापस प्रॉब्लम होगा। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो हियर यू कैन सी हर एक सिलिकॉन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 4 4। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली। और कोर के इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कंडक्शन में काम में नहीं आते, क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं है कंडक्शन के लिए, तो हम उसको ड्रॉ भी नहीं करते, उसको दिखाते नहीं है हम लोग। यहां तक क्लियर? अब द आइडिया हियर इज, हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8। मतलब इसमें से हर एक सिलिकॉन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 4। 4 4 तो है, और क्या चाहिए? 4 4। तो व्हाट दिस एटम्स विल डू, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। हर एक सिलिकॉन एटम अपने नियरेस्ट नेबर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हर एक सिलिकॉन, ईच सिलिकॉन एटम विल शेयर व्हाट? will share electron with its nearest neighbor
और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे लास्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे? 4। तो ईच सिलिकॉन एटम विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ नियरेस्ट नेबर, और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, हर एक केस में बनेगा। तो each silicon atom will share electrons and undergo formation of covalent bonds. थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे लेता हूँ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, लेकिन सेमीकंडक्टर का वर्किंग पूरा का पूरा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। जिसको ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होगा उसको सेमीकंडक्टर का वर्किंग समझेगा, जिसको ये पता नहीं होगा उसको सेमीकंडक्टर का वर्किंग समझ में नहीं आएगा। तो दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ, किसका वर्किंग? सेमीकंडक्टर का वर्किंग। क्योंकि हम कौन से सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंट्रिंसिक, मतलब क्या? प्योर। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे कौन से एटम्स है? सिलिकॉन। एक भी दूसरे टाइप का एटम नहीं है। ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम टाइप। तो यहां तक क्लियर? तो ये क्या बन गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका? सिलिकॉन का। ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स है। और क्यों बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सच अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब ये डायग्राम हमको लगता रहेगा, इसके लिए हम इसको डुप्लीकेट करके रख देंगे, क्योंकि हमको लगते रहने वाला है। अब वी विल नीड दिस, तो वी विल जस्ट डुप्लीकेट दिस आल्सो। फाइन, गुड। ये जो सिचुएशन मैंने दिखाया ये 0 केल्विन पे है। एज यू कैन सी इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो तो उस केस में वैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली फिल्ड। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? अपने अपने वैलेंस ऑर्बिट में है। तो वैलेंस बैंड क्या है? फुल है। कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी है। तो कंडक्शन बैंड क्या है? खाली है। और वैलेंस बैंड फुल है। तो यू हैव वैलेंस बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड एंड यू हैव कंडक्शन बैंड विच इज कंप्लीटली एम्प्टी। और जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते तब तक कंडक्शन मिलता है क्या? नहीं। इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। सिंपल। तो ऐसा सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन एट 0 केल्विन। क्लियर है तक? अब जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले एनर्जी यूज होगा टू ब्रेक द बॉन्ड्स, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता। फिर जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स बिकमिंग फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? फ्री हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर बिकमिंग फ्री। रिमेंबर दिस। इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहाँ गया? कहाँ गया? मटेरियल में ही है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? कंडक्शन। तुम एग्जैक्टली बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इसी आइटम से आया है? नहीं बोल सकते। यहाँ तो मैंने बताया इसलिए तुम बता रहे हो। हाँ देखो इधर से आया। लेकिन यहाँ पे 10⁻18 19 एटम्स की बात हो रही है। 10⁻18 19 एटम्स बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻18 19, 10 के आगे 17 जीरो और लगाने पड़ेंगे। उसमें से हम बता नहीं सकते ना कि एग्जैक्टली कौन से एटम से। क्लास में तो ध्यान देना ही पड़ेगा बॉस, इधर नहीं चलेगा, वो ध्यान देना ही है आपको। तो इन दिस केस यू कैनॉट से एग्जैक्टली कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होके आया, लेकिन व्हाट यू कैन से फॉर श्योर इज वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कंडक्शन बैंड। जब जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जब जाता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गया, तो वहां पे एक वैकेंसी बन गई, खाली शीट, एम्प्टी वैकेंसी। बट वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जाना मतलब क्या बनना? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक होल बन गया जिसको आप बोलते हो, ये एक ये एक होल है जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव। इसको आप बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो वहां पे एक वैकेंसी बना के गया, एम्प्टी स्पेस बना के गया, जस्ट लाइक दिस।
और सिर्फ उतना नहीं हुआ, हुआ ये, यहाँ पे होल बन गया तो यहाँ पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। बराबर, यहां तक क्लियर। फिर अगर और टेम्परेचर बढ़ाया तो और कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। इसका मतलब और यहाँ पे होल का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। रिमेंबर दिस, डबल डबल हो गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट इट बी। अभी समझ लेना आप, यू आर ऑल स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, गुड। तो हुआ क्या, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। मतलब क्या होगा, होल्स बनेंगे। अभी एक होल यहाँ पे ड्रॉ किया तो दूसरा गायब हो गया, तो ठीक है, तो छोड़ दो, इसका ये प्रॉब्लम चलता रहता है। तो एनीवेज चलता रहने दो, क्लियर यहाँ तक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इज दिस क्लियर। मतलब एट एनी टेम्परेचर जितने इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स है, किसमें, वैलेंस बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। और ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने होल्स है। इज दिस क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, 100% क्लियर, यस गुड। तो अब इसके आगे और एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब जस्ट अ मिनट, सिर्फ मैं होल का नोटेशन चेंज कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू हैव दिस, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया वैलेंस बैंड में जितने होल्स है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्टिविटी के लिए चार्जेस का मोशन होना चाहिए। और चार्जेस का मोशन हम इमेजिन कैसे करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, वो मूव होता है कहाँ, होल टू होल। जहां उसको वैकेंसी दिखती है वहां जाता है वो। तो मतलब वो मूव कैसे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से वापस दूसरे होल पे जा रहा है, फिर वापस तीसरे होल पे जा रहा है, ऐसा मूव हो रहा है। तो कौन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, होल टू होल। बराबर, मतलब लेफ्ट टू राइट। अब तुम गाड़ी में जा रहे हो और तुम बाहर देखते हो एक पेड़ है, तुमको क्या दिखता है, तुमको कैसा लगता है, तुमको लगता है कि तुम तो एक ही जगह पे बैठे हो लेकिन पेड़, मतलब मोशन इज रिलेटिव। मतलब कोई सोचने वाला ऐसा भी सोच सकता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी होल टू होल जा रहा है, होल इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का भी मोशन है। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस का मोशन है। और अगर चार्जेस मूव हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो मोशन ऑफ चार्जेस क्या देता है, करंट। तो यहाँ पे आपको करंट मिलता है दोनों टाइप ऑफ चार्जेस से, इलेक्ट्रॉन से भी और होल से भी। ये है प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ तक क्लियर। तो प्योर सेमीकंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, इंट्रिंसिक में एक भी दूसरा एटम नहीं है, सारे के सारे सेम है। नंबर 2, 0 केल्विन पे यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं था, एक भी होल वैलेंस बैंड में नहीं था। तो ये सेमीकंडक्टर जो है ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा क्योंकि फ्री चार्जेस नहीं है। नंबर 3, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जितने होल्स क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कंडक्शन बैंड में। मतलब एट एनी टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेम। नंबर 4, टोटल करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस होल। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने होल्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, जितने होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, दे आर वेरी स्मॉल। मतलब यू विल नॉट गेट सफिशिएंट करंट। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए करंट चाहिए, प्रैक्टिकल पर्पस जैसे लाइट एलईडी चलाने के लिए करंट चाहिए, पॉसिबल नहीं है, वेरी स्मॉल करंट। हाँ, ये छोटे मोटे इंडिकेटर लाइट चल जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा कुछ चल नहीं सकता। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इसमें चेंज करना स्टार्ट करते हैं। और चेंज करना स्टार्ट करते हैं मतलब हम लोग इसमें इम्प्योरिटी डालना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे इम्प्योरिटी इंसर्ट करना चालू करोगे, जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलोगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के आते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। अब ये अच्छे से समझ लो कि एन टाइप पी टाइप का डिफरेंस क्या है और ऐसा क्यों हुआ। एन टाइप के केस में हम इम्प्योरिटी डालते हैं पेंटावेलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटावेलेंट? 5 वैलेंसी। जिस मटेरियल, जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे पेंटावेलेंट। तो हम क्या करते हैं ना, हम यहां से हम कुछ सम अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देते हैं पेंटावेलेंट से। डू यू नो एनी ऑफ द एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट? पता है? आर्सेनिक सुना है? आर्सेनिक, हाँ। तो आर्सेनिक क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ से थोड़े थोड़े कंट्रोल्ड मैनर में थोड़े थोड़े से सिलिकॉन के एटम को निकाल देते हैं और वहां पे हम लोग डोप करते हैं। डोप, डोप मतलब द प्रोसेस, अच्छे से सुन लो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी को आप ऐड करोगे उसको बोलते हैं डोपंट। क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो ग्रीन कलर के मैं स्पीयर दिखा रहा हूं, ये कौन है? ये डोपंट है, इम्प्योरिटी है ये, बराबर। अब ये इम्प्योरिटी कौन सा था? ये इम्प्योरिटी था पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने तो शेयर हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। पांचवा किधर है? पांचवा, पांचवा, पांचवा अपने अपने एटम के वैलेंस शेल में है। पांचवा अपने वैलेंस ऑर्बिट में है, सिर्फ इतना है कि वो शेयर नहीं हुआ। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यू विल सी सारा खेल इसमें है। अगर आपको ये समझ में आया, सेमीकंडक्टर पूरा समझ में आएगा। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो 0 केल्विन पे यहाँ पे एक भी होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमको अगर करंट चाहिए, कंडक्शन चाहिए, तो हमको पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी तो पहले वहां यूज होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्री करना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, मतलब एनर्जी वहां पे भी यूज होगा, राइट। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा था। पहले कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। हमने क्या किया, हमने इम्प्योरिटी डाल दिया। और इम्प्योरिटी जो हमने यूज किया है, 2 मिनट ये हैंग होगा, इट हैपेंस, क्योंकि जहां पे ग्राफिक्स हेवी हो वहां पे वो होता रहता है। हाँ, चुचु चुचु मत करो। तो वेर वी वर डिस्कसिंग अबाउट, ओके, ये हम लोग यहाँ पे थे। गुड, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे डोप किया, कोई भी पेंटावेलेंट चलेगा क्या? पीरियोडिक टेबल देखा मैंने, कोई भी 5 वैलेंसी वाला इसमें डाल दिया, चलेगा क्या ऐसा? तो बताओ कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशन होने चाहिए ना। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया, विंडो क्लोज कर दो, अदरवाइज दैट विल कीप हैपनिंग, वो होता ही रहेगा वो, because whenever there is pressure difference wind will flow. That is also science. So anyways, oh, coming back to semiconductors, I forgot I was teaching semiconductors. So imagine, see what happens is, पहली बात तो ये है कि ये जो हमने इम्प्योरिटी यहाँ पे डाला है, मतलब जो डोपन डाला है, वो कोई भी पेंटावेलेंट एलिमेंट नहीं चलेगा। मैंने स्टार्ट में ही क्लेरिफाई कर दिया था कि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी बोलते हैं ना, हाँ, वो भी सॉलिड स्टेट, जानबूझ के ड्राइव वर्ड यूज किया, क्योंकि अब तक क्या यूज करते हैं? एचडीडी, अब क्या यूज करते हो? एसएसडी। तो सॉलिड स्टेट डिवाइस है ये, हाँ। तो ये जो है ना सॉलिड स्टेट डिवाइस है, तो जो इम्प्योरिटी है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। नंबर 2, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि तुमने उसको डोप कर दिया और अंदर जाके केमिकल रिएक्शंस कर दिए उसने, तो वो नहीं चलेगा। तीसरा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
जो दिक्कत आ रही थी ना, उस दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढना है तुमको। तो दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये थी हमारी, पता है क्या प्रॉब्लम था? इंट्रिंसिक के केस में प्रॉब्लम क्या था? इंट्रिंसिक के केस में प्रॉब्लम ये था कि तुमको अगर करंट चाहिए तो आपको पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, और फिर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है? कंडक्शन बैंड में। अब हमने जो इम्प्योरिटी सिलेक्ट किया, वो इम्प्योरिटी ऐसा है जिसका लेवल, जिसका 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 लेवल, अभी मैं लेवल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं पहले बैंड्स की बात कर रहा था। बैंड्स कब बनते हैं? नहीं, बैंड्स कब बनते हैं? बैंड्स कब बनते हैं? जब बल्क मटेरियल हो, एक साथ बहुत सारे आइटम्स आ गए। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? सिलिकॉन। तो बैंड्स किसके बने? सिलिकॉन। और माइनर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कौन है? आर्सेनिक, लेट अस से पेंटालेंट। तो उसके बैंड बनेंगे क्या? नहीं, वो तो आइसोलेटेड है। अगर वो आइसोलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि उसके बैंड्स नहीं, उसके क्या है? लेवल्स है। तो हम ऐसा यहाँ पे इम्प्योरिटी सिलेक्ट करते हैं जिसका वैलेंस लेवल वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड हो। So impurity is selected in such a way that the impurity level is just below conduction band of host. Host सिलिकॉन है और impurity कौन है? आर्सेनिक पेंटावेलेंट। इसको हम नाम देंगे impurity level। क्या बोलेंगे इसको? या फिर इसको बोलेंगे डोपेंट लेवल। क्या बोलेंगे इसको? डोपेंट लेवल। पहला कंडीशन था सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन था केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है कि उसका वैलेंस लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड ऑफ द होस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली करंट होने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लेके जाना है? कंडक्शन बैंड। मैंने आपसे जब पूछा था कि ये पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, चार तो शेयर हो गए, पांचवा कहाँ है? अपने ऑर्बिट में है, मतलब अपने लेवल में है, मतलब कहाँ पे है? यहाँ पे। बराबर, सही है। अब कंपेयर करो, अगर आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट चाहिए तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना पड़ेगा, विच टेक्स गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा भी एनर्जी मिला, थोड़ा सा, लिटिल बिट, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जिनका शेयरिंग हुआ नहीं था, वो सीधा आ गए कंडक्शन बैंड में। वेरी इजी, राइट? अब एक बार ये सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अब आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो अभी तो कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं। अब यहाँ पे बॉन्ड्स टूटने लगेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन हो गया स्टार्ट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया इधर। अगेन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर greater than 0 Kelvin, you have more number of electrons than number of holes in valence band. इलेक्ट्रॉन का नंबर कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू होल्स, मतलब n number of electrons Ne is very greater than NH. Number of holes are very less, number of electrons are high. तो यहाँ पे मेजॉरिटी करंट का कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। जहां प्योर सेमीकंडक्टर में करंट मिल रहा था दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन इंट्रिंसिक में एन टाइप में, जिसमें आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट किया था, वहां पे मैक्सिमम चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। इसको बोलते हैं मेजोरिटी कैरियर्स। क्या बोलते हैं? और नंबर ऑफ होल बहुत कम है कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। क्या बोलते हो? माइनॉरिटी कैरियर्स। बराबर। तो मैक्सिमम करंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसने दिया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? दैट इज वाई एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज हाउ दे गिव नेम्स। और एक चीज, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से पहले, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन होने से पहले, इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे? कहां से? इंप्योरिटी लेवल से कहां गए थे? इंप्योरिटी लेवल से कहां गए थे? कंडक्शन बैंड। मतलब जो तुमने डोपेंट यहाँ पे डाला है, इम्प्योरिटी डाला है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया ना, दिया ना कंडक्शन के लिए,
इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? तो दिस इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी एंड हेंस द लेवल इज कॉल्ड एज डोनर लेवल। राइट, यहाँ तक क्लियर? तो ये दो तीन चीजें याद रखना। अब इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे कल।